नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 वीडियो की सीरीज देख रहे थे, उस 30 वीडियो में से आज हम 14वीं क्लास को वॉच करेंगे। इससे पहले हमने आपको 13 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं अर्थात पीडीएफ बाय किए हैं, उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को सही दिशा में ले जा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स की डेट निकल गई है रेलवे का, तो आप जो है ये कल से पढ़ेंगे वाला बहाना नहीं चलेगा। आज से ही स्टार्ट हो जाइए और एग्जाम तक स्टार्ट रहिए, ठीक है। तो पढ़िए दिन रात। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। इससे पहले अगर टुडे एग्जाम का ई बुक जो अपने आप में रामबाण है, पैरासीटामोल 500, इसके अलावा कई सारे पीडीएफ अवेलेबल है, जैसे बिहार एसएससी की 40 क्लास वाली, इसके अलावा रेलवे का जो आप देख रहे हैं ये 30 सीरीज वाली, इनके अलावा एसएससी के लिए एक नवीन 30 सीरीज वाली। तो आपको जैसा रिक्वायर्ड है बात करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने सपने को नए उड़ान दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये मोबाइल नंबर है जो आपके सामने दिख रहा है, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप पे ही आपको ले जाएगा, है ना। और आप जो है वहां से कंटेंट को बाय कर पाएंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न हमारी एक चैप्टर के जैसा होता है ये छोटे छोटे सीरीज में, है ना। तो आपको जरूर ध्यान देना है, कोई भी बातों को स्किप नहीं करना है। किस प्रकार की अभिक्रिया के लिए ताप, विद्युत या प्रकाशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है। देखिए, जो वियोजन अभिक्रिया होती है ना, जो वियोजन अभिक्रिया होती है जिसे हम डिकम्पोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए हमेशा आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये एनर्जी का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, या तो आपका तापीय होगा जो उष्मीय वाला होता है, या आपका विद्युत वाला होगा, या आपका फोटो सेल वाला, या अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा होगा, ठीक है भाई। तो इसमें से कोई भी रह सकता है, लेकिन रहना ही रहना है, तभी आपका रिएक्स होता है। तो ये कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है, ये वियोजित हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं, एक से, है ना, एक से जो है टूट करके अलग अलग बन जाते हैं। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। पहले तो ये जानिए कि वियोजन अभिक्रिया में हमेशा जो है एनर्जी की जरूरत होती है, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसे अंग्रेजी में जाएंगे ऊष्मा शोषी को, तो इसे हम इंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक कहते हैं, थर्मिक, इंडोथर्मिक कहते हैं। तो इंडोथर्मिक अभिक्रिया भी होगा, अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया है वो इंडोथर्मिक अभिक्रिया भी होती होगी। चल ठीक है। इसके अलावा वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया हुआ तो ऊष्मा शोषी हुआ, ऊष्मा शोषी को अंग्रेजी में इंडोथर्मिक कहते हैं, वो भी हो गया। फिर इसे ही अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन का शाब्दिक अर्थ तो अभी आपने समझ गया कि भाई एक चीज से टूट के अलग अलग चीजों का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया को हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यहाँ भी लिखा है वही बात। इनके अलावा वियोजन अभिक्रिया में अगर तापीय ऊर्जा आरोपित की जाती है, मान लीजिए आप उष्मा दे रहे हैं, है ना, गर्मी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तापीय ऊर्जा दे रहे हैं, तो इसे थर्मोलाइसिस प्रोसेस कहेंगे, है ना, या फिर तापीय अपघटन कहेंगे। अगर आप विद्युत की उपस्थिति में रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन कहेंगे। यदि आप प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसे फोटोलाइसिस या प्रकाशिकी अपघटन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। 3 प्रकार की एनर्जी से ये रिएक्शन हो सकती है, और जिस एनर्जी के कारण जो रिएक्ट करवाएंगे उनका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे अगर आप विद्युत के साथ कराएंगे तो आपका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, प्रकाश के साथ कराएंगे तो फोटोलाइसिस हो जाएगा, और जो आपका थर्म के साथ करेंगे अर्थात उष्मा के साथ करेंगे तो थर्मोलाइसिस कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने दिया है ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिखा है CaCO3, जिसे आप संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि भी कह देते हो, संगमरमर भी कह देते हो, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक नाम कई बार पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो यही होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, गर्म अर्थात उष्मा दे रहे हो इसे, है ना, गर्म कर रहे हो मतलब क्या दे रहे हो? उष्मा दे रहे हो। तो CaCO3 को जब गर्म करेंगे तो जिंदा चूना, कली चूना, या इसे क्विकलाइम भी कहते हैं ना, क्विकलाइम भी कहते हैं। तो क्विकलाइम, जिंदा चूना, कली चूना, है ना, इसे ही कहा जाता है भैया जीवित चूना। तो
ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई CaCO3 को जब अपन हीट डालते हैं तो क्या क्या बन जाता है, वो तो CO2 गैस बन जाता है जो एडिशनल प्रोडक्ट होगा, और मेन प्रोडक्ट आपका जिंदा चूना निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो एक से यहाँ पे दो प्रोडक्ट का निर्माण हो गया जब आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे, तो इसे ही क्या होता है, वियोजित हो गए, है ना। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चूंकि जो है यहाँ पे ताप की रिक्वायरमेंट लगी, इसीलिए यह उष्मा सोखी अभिक्रिया भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंदा चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जो सूत्र के टर्म में ऊपर में हमने पहले ही लिख रखा है। इनके अलावा इसी का जस्ट उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया, है ना, एक दूसरे के उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन उल्टा अभिक्रिया के उल्टा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें जरूरत नहीं कि हमेशा जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़े ही पड़े। ठीक है भाई, तो संयोजन अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक एजेंट मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसा कि आप उदाहरण से समझेंगे। H2 प्लस Cl, H2 प्लस Cl है यहाँ पे, है ना, Cl वो तो बैलेंस कर रखे हैं इसीलिए 2Cl लिखा है। अब इससे जो नया प्रोडक्ट बना है ये HCl बना है ना। अब HCl कैसे बना है, H2 तो 2 है तो इसके पीछे हमको 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन तो हो गया, तो ये तो फुलफिल हो गया, लेकिन क्लोरीन एक ही है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 क्लोरीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस वे में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे H2 प्लस 2Cl बराबर क्या हो जाएगा, 2HCl। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजों से एक नए चीज का निर्माण हो रहा है, अर्थात ये संयोजित हो रहे हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, कंपोजिशन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बी में देखते हैं ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे यही जिंदा चूना है जो अभी बना था, और जल के साथ हम अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और इस प्रोसेस में हमें उष्मा की प्राप्ति होती है। ये जो है ना, ये वाला जो रिएक्शन है पार्टिकुलर, अगर इसको कहे तो कैसा रिएक्शन है ये, तो ये संयोजन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसा भैया, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और साथ ही साथ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। उष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक जिसे आप कहते हो अंग्रेजी के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया करा दीजिए, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रोसेस में ताप की उत्पत्ति भी होगी। ये लगभग सभी बच्चों ने किया है जो भी हमारे जैसे मिडिल फैमिली से आते हैं, लगभग सभी ने यह अभिक्रिया जरूर करवाया है। कब करवाया है, दिवाली के समय करवाया है, आ रहा है दिवाली। ठीक है भाई, दिवाली के समय आप कंटेनर में जब घोलते हो चूना को पानी के साथ, तो देखते हो पानी खौलने लगता है, गर्म हो जाता है पानी। इस प्रोसेस में ये ताप रिलीज हो रहा होता है, और उसके नीचे जो बैठ जाता है ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा अब फिर सेम प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता हूँ रिएक्शन को। अब जो ये बुझा हुआ चूना आपको प्राप्त हुआ, अब इस बुझा हुआ चूना को हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रतिक्रिया करा दिया। फिर से जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, एजेंट ए, एजेंट बी, और नया प्रोडक्ट बन रहा है सी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि भाई जो आपका बुझा हुआ चूना है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और जल की रिलीज होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया से आपको एक चीज जरूर याद रखना है, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और बच्चे गलती करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपसे पूछता है कि भाई, है ना, कि भाई जब किसी दीवार को चूना से पोता जाता है, जब किसी दीवार को चूना से पोता जाता है तो जो उस पे लाइट आती है वो किसके कारण आती है। ऑप्शन में आपका CaO होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaCO3 होता है। ऐसे केस में आप किसे आंसर मारोगे, तो CaCO3 को आंसर मारेंगे। क्या होता है कि जब आप घर को पोतते हो तो तुरंत आपका जो है लाइट शाइनिंग नहीं देने लगता है, तुरंत देता है जी, सूखने के बाद देता है ना। तो सूखने के बाद यह अभिक्रिया, ये वाला अभिक्रिया कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, और यही कैल्शियम कार्बोनेट चमकने के लिए उत्तरदायित्व है आपका जब दीवार सूखता है तो। ठीक है, तो ये एक गुड क्वेश्चन है जो गलती होने से आपको बचा सकता है एग्जाम के अंदर। तो जब भी पूछे कि भाई किसी घर या किसी पक्का मकान की जब पुताई होती है तो चमकने वाली एजेंट इनमें से कौन सा है, तो जिंदा चूना नहीं होगा, बुझा हुआ चूना भी नहीं होगा। अब जो बुझा हुआ चूना की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोसेस से जो बनती है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आंसर आपको करके आना है, सही होगा। इनके अलावा
प्रसिद्ध लैंड फॉल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? लैंड फॉल्स द्वीप जो स्थित है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी अपने आप में किसका बेटा है? तो अरब सागर का बेटा है ना। ये आप सभी जानते हैं। माफ कीजिएगा, हिंद महासागर का बेटा है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है ये भाई भाई हैं, ठीक है। अर्थात हिंद महासागर का ही ये दोनों पार्ट है आपका। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये सब हिंद महासागर का ही पार्ट होगा। इसके अलावा अंडमान सागर में अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित हो गया। राजधानी इसका पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अभी हाल में ही 10-15 दिन पहले इनका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है क्योंकि आपका एग्जाम 2-3 महीना बाद है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है ये सॉल्ट सेट द्वीप पर निवास करते हैं। अगर द्वीपीय फॉर्म में देखें कि भाई किस द्वीप पर सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या निवास करते हैं, तो ये आपका सॉल्ट सेट द्वीप हो जाएगा। ये सॉल्ट सेट द्वीप वाला रीजन क्या है? मुंबई शहर, है ना। इनके अलावा लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा भी गया था हाल फिलहाल सीपीओ के एग्जाम में, तो ये एंड्रॉयड द्वीप होता है। कौन होता है भाई? एंड्रॉयड द्वीप जो है ये लक्षद्वीप समूह में जितने भी द्वीप हैं, वैसे 36 है मेन रूप से, तो ये जो है आपके एंड्रॉयड द्वीप समूह उस लक्षद्वीप समूह के सबसे बड़े आइलैंड है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसकी राजधानी जो है कहाँ? कावारती है। कहाँ पे भाई? कावारती है। कावारती है, ये भारतीय लिखा गया है, ठीक है। मैं इसे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आप मलयालम और दिवेही भाषा का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। पहले चेंज ही कर देता हूँ, कर दिया है चेंज। कावारती जो है राजधानी होता है लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप जो है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक पढ़े लिखे राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो इन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। इतने प्रतिशत जो है ये पढ़े लिखे जनसंख्या थे यहाँ के, ठीक है भाई। लक्षद्वीप में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर आपने पहले माहे भाषा भी बताए थे, तो सही बताए थे भाई। माहे भाषा जो है ये माहे भाषा, दिवेही भाषा, ये सब एक ही स्टाइल में है, ये भी बोले जाते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? लक्षद्वीप के अंदर। इनके अलावा पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, ये कई बार रेलवे पूछता है कि ये पंबन द्वीप कहाँ पे है ना। तो ये आपका है तमिलनाडु राज्य में, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। इनके अलावा व्हीलर द्वीप, जिनका वर्तमान नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, जो कलाम साहब के नाम पे है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ पे मिसाइल इत्यादि का परीक्षण वगैरह, है ना, रिहर्सल तो नहीं कह सकते, परीक्षण ही सही रहेगा, परीक्षण वगैरह किया जाता है ना। इनके अलावा कच्छे थेबू द्वीप, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कच्छे थेबू, नन्हे थेबू, यानी जितने भी थेबू शब्द लगा है 99.9% केस में ये वाली जगह, थेबू वाला जगह जो है ये कहाँ पे होता है? श्रीलंका के अंदर होता है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। बाद बाकी श्रीलंका से एक एक चीज़ मैंने बता दिया है। आज़ादी से लेके जो भी पॉपुलर पैलेस है, स्थान है, नेचुरल साइट है, सबकी बात हमने बता रखी है। दुनिया में सबसे बड़ी द्वीपों का समूह वाला देश आपका इंडोनेशिया है ना। साथ ही दुनिया में सबसे अधिक इस्लाम धर्म के जो मतलब लोग निवास करते हैं, यह भी इंडोनेशिया में ही निवास करते हैं। अगर आप सबसे कहे, आपसे पूछे कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे हैं तो मुझे जैसा लग रहा है सऊदी अरब को टिक कर देगा। ऐसा मत करना, इंडोनेशिया करना, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया की सबसे बड़ी जो द्वीप है वो क्या है? सुमात्रा। जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़े द्वीपों की समूह वाला देश है। छोटे छोटे बड़े बड़े बहुते आइलैंड है आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर। भारत के तुलना में इंडोनेशिया ये वाला पार्ट है, ठीक है, निचला वाला ये वाला पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे द्वीप है, कई सारे अनगिनित है, मतलब गिने भी नहीं गए अभी तक। तो उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक ज्ञात है वो सुमात्रा है क्षेत्रफल के हिसाब से इंडोनेशिया के अंदर। इनके अलावा इंडोनेशिया की नई राजधानी जरूर याद रखना है, रेलवे खोज रहा होगा क्वेश्चन, नूसंतारा है ना, नूसंतारा। और पहलुका राजधानी जाकार्ता है ना। एक और क्वेश्चन इनके राजनेता से कि 1950 में प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे डॉक्टर सुकर्णो पधारे थे एज ए चीफ गेस्ट, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड। ये कहाँ पे है? डेनमार्क में है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
अंडर 17 प्रतियोगिता में 400 मीटर रेस में जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड हाल में ही किसने तोड़ दिया है। देखिए उसेन बोल्ट अपने आप में महान धावक अभी भी बने हुए हैं, 100 मीटर में इन्हीं का रिकॉर्ड है, लेकिन जो अंडर 17 में इन्होंने कभी 400 मीटर के दौड़ में अपना रिकॉर्ड कायम किया था, अब वो रिकॉर्ड टूट गई है। इनको तोड़े हैं वी ब्रेमबेल। कौन तोड़े हैं? वी ब्रेमबेल। देखिए फीफा वर्ल्ड कप में सबसे कम समय में गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम है हकान शुकुर। ये 11 सेकेंड के अंदर ही गोल कर दिया था फीफा खेल में, तो ये एक रिकॉर्ड इन्हें भी ध्यान रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे जिम लेकर। ओवरऑल अभी पूरे विश्व में कितने खिलाड़ी हैं? तो 3 खिलाड़ी हैं। एक तो आपका जिम लेकर पहली बार है, दूसरा अनिल कुंबले साहब हैं और तीसरा एजाज पटेल साहब हैं। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के तरफ से खेलते हैं और कुंबले साहब इंडिया के स्पिनर थे। इनके अलावा टेस्ट क्रिकेट की एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब जो है जसप्रीत बुमराह है ना, जसप्रीत बुमराह के नाम हो गया है। एक ओवर में इन्होंने 35 रन मार दिया इंग्लैंड के खिलाफ, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक लंबी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड ये रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन है। कितना है? 264 रन है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन रेल में पूछेगा हो, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ ग्रुप डी एग्जाम 2022 का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईशान किशन ये जो नया लड़का ईशान किशनी है ना, कितने गेंद में जो है दोहरा शतक लगाया था। ठीक है भाई, तो वहाँ पे गेंद भी पूछा था, तो कोई भरोसा नहीं है। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन को भी ना इग्नोर करें, इसीलिए मैं रिकॉर्ड में पॉइंट में इनको भी रख लिया हूँ, रोहित शर्मा को भी, है ना। तो रोहित शर्मा 264 रन, सबसे हाईएस्ट व्यक्तिगत लंबी पारी अभी तक का। आईपीएल में सबसे लंबी पारी अभी तक का तो किसके नाम है? क्रिस गेल के नाम है। ध्यान रखिएगा, आईपीएल के अंदर सबसे लंबी पारी क्रिस गेल के नाम है। शर्मा जी कितनी बार दोहरा शतक लगा चुके हैं? 3 बार लगा चुके हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम महिला वेलिंडा क्या नाम है भाई? मार्कल, इस प्रकार का क्लार्क है ना, वेलिंडा क्लार्क। वेलिंडा क्लार्क जो है ये सबसे पहले दोहरा शतक लगाई एक दिवसीय क्रिकेट में महिला में, बेलिंडा क्लार्क, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत के लिए 10,000 इंटरनेशनल रन तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर तो ये मिताली राज मैडम है, इन्हें ध्यान रखिएगा। T20 क्रिकेट में मात्र 27 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी हाल में ही जो है साहिल चौहान ने किया है। नाम से ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये नया प्लेयर कब आया। नहीं, ये इंडिया की तरफ से नहीं खेलते हैं, ये एस्टोनिया के तरफ से खेलते हैं और ये T20 फॉर्मेट में भैया आपका 27 गेंद के अंदर ही शतक लगा दिए थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये नया रिकॉर्ड बना है, नया चेहरा, नया रिकॉर्ड और छोटा सा देश, इसीलिए आपके एग्जाम में आने के लिए बेकरार है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, इनको ध्यान रखिएगा। छोटा सा देश मतलब क्रिकेट के लिहाज से। अब अमेरिका को क्रिकेट के लिहाज से आप बड़ा देश थोड़ी कहेंगे, छोटा ही कहेंगे। क्रिकेट के लिहाज से इंडिया को बड़ा कहिए, ऑस्ट्रेलिया को बड़ा कहिए। चलिए आगे चलते हैं। इनके अलावा Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड करना है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ एक बातें जो मैंने पहले भी बता रखा है, जो बच्चे नहीं समझे हैं उनसे कतई नहीं बनेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जिसको निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? x मान लेते हैं। माना जिसको निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या x है। ठीक है, और फिर हम इसे जो है आवेश जैसे जैसे उपलब्ध होता है उस हिसाब में गणितीय संक्रिया कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं। इतने बात से किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले चलते हैं, इसे निकालने से पहले आवर्त सारणी के तरफ, तब आपको कुछ समझ में आ जाए शायद। देखिए यह है आपका आवर्त सारणी जिसे अपने को पढ़ना है और कभी अपना पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, SSC, रेलवे, ABCD, है ना। देखिए इसमें क्या है कि जो समूह 1 का जितने भी तत्व हैं इसके होते हैं +1 आवेश, मतलब ऑक्सीकरण संख्या। समूह 2 के जितने भी तत्व हैं इसके होते हैं +2 ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखा जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई कि याद कैसे रखा जाए। तो आप कैसे याद रखते हैं ये आप पे डिपेंड है। मैं जब पढ़ता था तो मैं कैसे याद रखा है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं कैसे याद रखा हूँ ये पूरे लाइन को और ये पूरे लाइन को। ठीक है, इसके अलावा रौ रही पदवी उड़ीसा इंदौर पटना, देखिए यहाँ भी कहीं पे है रौ रहो पदवी उड़ीसा इंदौर पटना, इसको भी हमने अलग से याद रखा था। केमिस्ट्री के साहब बताते थे, हम लोग याद करते थे, तो उस समय का हमें याद है, आप लोग भी पढ़े होंगे। देखिए पहले का हमने ऐसा याद रखा है हेलीना के,
है ना, हेलिना के रवीना से फ्रेंडशिप, हेलिना का रवीना से फ्रेंडशिप, ऐसा मैंने याद रखा है। दूसरा का लिखा है, याद रखा है, बेटा मैंगो का शरबत बउआ रे, बेटा मैंगो का शरबत अगर नहीं लाया तो फिर कैसे अपन बोलते हैं, बउआ रे, बोला था ना लाने के लिए, तो ऐसे ही, तो हमने ऐसे याद रखा है। आप कैसे याद रखे हो ये जो है, नहीं अगर मेरा अच्छा लगता है तो आप मेरा भी कैच करके याद रख सकते हो। देखिए फिर से इसे पढ़ेंगे, हेलिना का, है ना, रवीना से फ्रेंडशिप, ठीक है, बउआ मैंगो का शरबत बउआ रे, इस प्रकार से हमने याद रखा है, आप लोग जैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए पहले वाले का जो है +1 ऑक्सीकरण संख्या होता है, दूसरे वाले का +2 होता है। 3 से 12 तक को अभी भूल जाना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। 13 से याद, अब फिर से ऑक्सीकरण संख्या बैठाना है, +3 होता है। 14 का +4 होता है और 15 का फिर -3 से स्टार्ट करना है, -3, 16 का -2, 17 का -1 और 18 का 0। ये ऑक्सीकरण संख्या है आपके ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके। अब आपसे बन जाएगा जो आपसे पूछा गया है सवाल, अगर इतना याद है ना, तो बन जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ जाती है, एक तो सीधे सीधे लास्ट वाले को 0 को जरूरत पड़ जाती है, जो भी अक्रिय गैस है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, ऐसे आपको याद ही होगा। तो इनका 0 है तो उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं होती। फिर हमें जो भी हेलोजन फैमिली है उनको भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -1, है ना। हमें मेन रूप से इन दोनों को याद रखना है जो मैंने अभी ट्रिक बता दिया है। अब आइए इसको निकालते हैं। आप समझ गए कि पहले वाले जो समूह में आएगा उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, दूसरे वाले का +2 होता है। तो यहाँ पे Na2SO4 है। अब देखिए एक चीज़ और जो है मोटे मोटे तौर पे याद रखिएगा, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, कुछ एक केस को छोड़ के। जो केस है ना वहाँ पे मैं एक्सेप्शनल में लिख लिया हूँ, इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही है ऑक्सीजन है जब भी आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे किसी चीज़ का, ठीक है। तो Na2 में हमें Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अभी हमने कहा जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, है ना। Na का होता है दादा +1। अब +1 कैसे होता है, क्योंकि ये पहले ग्रुप में आता है। देख लीजिए Na कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, हेलिना, है ना, माने सोडियम, Na मतलब सोडियम, है ना। सोडियम का जो Na सूत्र है वो किस शब्द से लिया गया है, नेट्रियम से लिया गया है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया है। और पोटेशियम का K होता है जो कैलियम से लिया गया है, ये भी अलग से पूछा जाता है। तो Na पहले ग्रुप में पड़ता है, इसका मतलब +1 होता है, और चूंकि 2 बार है तो इसको हम 2 × +1 लिख लेंगे। प्लस हमें इस S का निकालना है तो S को हम X मान लेंगे, हमें पता नहीं है, जो निकलेगा निकलेगा। फिर हम प्लस करेंगे, ऑक्सीजन कितने बार है, 4 बार है, तो 4 × और ऑक्सीजन का मैंने अभी क्या कहा कि -2 होता है, तो ये लिख देंगे। चूंकि इसके टोटल होल पावर में कुछ भी नहीं है तो इसके बराबर में हम 0 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि Na2SO4 इसके माथा पर -2 लिखा होता तो इतने बराबर हम यहाँ पे -2 लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ Na2SO4 लिखा है, तो इसके बराबर जब कुछ भी ना लिखा हो ना तो हम 0 लिखते हैं सीधे सीधे। तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, +X हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8 हो जाएगा बराबर 0। 2 रुपया आमदनी, 6 8 रुपया खर्चा, तो 6 रुपया खर्च बच गया। तो x - 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 6। इसीलिए Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया, और जो बच्चे आर्ट से भी पढ़े होंगे उनको भी आज के बाद ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ जाएगा, अगर आपने ये 2 4 5 मिनट बैक से अच्छे से सुना होगा तो, है ना। और नहीं सुना होगा तो हम अब कितना ही आपका जो है चरण पकड़े भैया कि अच्छे से पढ़ो, है ना। पढ़ोगे तो खुद ही अच्छा फायदा पाओगे, है ना। तो ये हो गया भैया, कैसे निकला मैंने बता दिया। इनके अलावा फिर से एक बार इधर देख लेते हैं। देखिए ये अपवाद है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन एक ऐसा केस आता है कि यही ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने लगता है। यह अपवाद है, गिनी चुनी अपवाद है ना। तो ये अपवाद वाले को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ये है OF2, क्या है भाई, OF2। इसमें अगर O का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो जिसका निकालना है उसको हम क्या मानते हैं, X मानते हैं। तो यहाँ पे हम X लिख लेंगे। प्लस F कौन से ग्रुप में गिर रहा है दादा, 17वां ग्रुप में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। और अभी मैंने 17वां ग्रुप में कैसा -1 बताया था। इसको लिखने का क्रम कैसे है, याद रखने का क्रम कैसे बताया था, चलिए याद करते हैं। पहला ग्रुप का +1, दूसरे ग्रुप का +2, है ना, +2। 3 से 12 भूल जाओ, 13 को +3, 14 को
+4। अब यहाँ से विपरीत चलने लगेंगे, 4 के बाद क्या आएगा 3, लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो -3 -2 17 का हो जाएगा -1 और 18 का हो जाएगा लड्डू, है ना। तो 17वां ग्रुप में आपका जो है ये F गिरता है, तो F का कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। चूंकि F 2 बार है तो 2 × -1, और OF के ऊपर में OF2 के ऊपर में कोई भी पावर नहीं है खुद का यहाँ पे, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या बताया था, जब पावर नहीं रहे तो 0 लिखेंगे, तो x - 2 बराबर 0, इसीलिए x उधर चला जाएगा तो +2। तो OF2 में जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 हो जाता है। चलते हैं हम आगे। आज के बाद ये कोई नहीं भूलेगा भाई कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जो भी हमें याद करना है ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए वो कैसा होगा। तो 1 2 को याद रखना है, 3 से 12 को भूलना है, 13 से 18 तक फिर याद रखना है। मैंने कहा 1 का रखना +1, 2 का रखना +2, 3 से 12 तो भूल गए, 13 को रखना +3, 14 को रखना +4, और फिर यहाँ से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाना, लेकिन माइनस साइन के साथ। 15 का -3, 16 का -2, 17 का -1 और 18 का 0। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा यहाँ पे यही चीज मैंने लिख के रखा है जो मैंने आपको समझाया है। अब जब समझ गए तो इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। समूह 1 का सभी सदस्य ऑक्सीकरण संख्या जो है +1 दर्शाता है, और समूह 2 का +2 दर्शाता है। ठीक है भाई, ये दिखा दिया। हेलिना का रूबीना से फ्रेंडशिप +1 दर्शाता है। दूसरा बेटा है ना, मैंगो का शरबत बुआरे है ना +2 है ना, तो ये दोनों याद रख लेना है। समूह 17 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। अभी इसका OF2 में हमने इस्तेमाल भी किया है O का निकालने के लिए, और 18 का 0 होता है। चलते हैं आगे। अब मान लीजिए कि किसी का 18 है तो वहां पे 0 करके आपको टोटल को 0 नहीं कर देना है जी गणितीय संक्रिया से, कि जैसे आप समझते हो कि 2 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वहां जोड़ना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा समसपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? समसपुर पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। समसपुर है ना, नाम से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य पक्षी अभयारण्य जैसे बखीरा, ये काफी बार पूछे जाते हैं। बखीरा है ना, बात का बखीरा नहीं बोलते क्या, वैसे ये बखीरा नाम है। इनके अलावा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये चारों के चारों आपके समसपुर हो गए, बखीरा हो गए, नवाबगंज हो गए, सूर सरोवर हो गए। एक वो सरदार सरोवर है, ये सूर सरोवर है। सरदार सरोवर जो है बांध है ना, सरदार सरोवर जो है ये बांध है, और ये सरदार सरोवर बांध जो है ये बहुत फेमस बांध है, नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। ये सूर सरोवर आपका पक्षी अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में गिरेगा। इनके अलावा पटना पक्षी अभयारण्य है ना, पटना बिहार में नहीं भाई, ये पटना पक्षी अभयारण्य जो है, सांडी पक्षी अभयारण्य जो है, समन पक्षी अभयारण्य जो है, ये भी आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। तो ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही चीज है। सलीम पक्षी अभयारण्य ये आपका कहाँ पे रहेगा? ये गोवा राज्य में रहेगा। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में, और मैंने बता रखा है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहेगा तो आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में होगा, और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। कोलेरू पक्षी अभयारण्य, कोलेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य पक्षी अभयारण्य में आएंगे तो कोलेरू ही सबसे फेमस है, तो यहाँ हमने 2 बार लिख दिया है। मजीरा पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, ये सभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश के अंदर ही हो जाएंगे। मजीरा, नेलापट्टू, नेलापट्टू नाम नहीं लग रहा है कि साउथ के होंगे, तो ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। नेलापट्टू हो गया, कोलेरू हो गया, मजीरा हो गया है ना, रोलापड्डू हो गया, ये सब जो है आपका साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए जैसे जंगली गधा के लिए आपका जो है ना अभयारण्य पूछा जाता है तो आपका गुजरात के आंसर होता है भाई, गुजरात है ना कक्ष के रन में। उसी प्रकार से यहाँ पे इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य अगर नाम से पूछेगा, क्योंकि इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य बहुत जगह है। ठीक है, तो नाम से रोलापड्डू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहेगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इनके अलावा मयानी पक्षी अभयारण्य है ना, मयानी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कुछ अन्य आएंगे तो आपका भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य, महान भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य, और जैकाबारी जो आपका नदी भी है, जैकाबारी परियोजना भी है ना। तो ये जो है सॉरी गोदावरी नदी का जो परियोजना है उसे जैकेबारी परियोजना भी कहते हैं, नदी नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सब महाराष्ट्र में हो जाएगा। मयानी हो जाएगा, भारतीय बस्टर्ड अभयारण्य हो जाएगा, और जैकेबारी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। ये तीनों महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में आएंगे,
कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य का पक्षी अभयारण्य कुछ गुडवी पक्षी अभयारण्य, कोक्केकरे बेल्लूर सामुदायिक रिजर्व पक्षी, रंगनाथिट्टू, ये काफी बार पूछा जाता है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, रंगनाथिट्टू नाम से थोड़ा क्यूट लग रहा है तो ये पूछा जाता है। उधुवा झील पक्षी अभयारण्य, ये आपका झारखंड में है, उधुवा है ना, उधुवा है ना। इसके अलावा नलवाना पक्षी अभयारण्य, ये उड़ीसा राज्य में है। नागी और नकटी, ये हाल में चर्चा का विषय भी रहा था 1-1.5 महीना पहले, क्योंकि इसे जो है आपका रामसर का दर्जा दिया गया है जो बिहार में स्थित है, तो इसे बिहार में याद रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम चलते हैं आगे। प्रसिद्ध खतौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? देखिए, इब्राहिम लोदी को हराया था महाराणा सांगा ने खतौली के युद्ध में। ये खतौली के युद्ध कब हुए थे? 1518 ईस्वी में हुए थे, है ना। यहाँ से इसका बैड लक स्टार्ट हो गया था और इन्होंने 1526 में फाइनली जो है युद्ध में हारा और अपना सब कुछ गवा दिया बाबर के साथ। ठीक है, पानीपत के प्रथम लड़ाई में। तो खतौली का युद्ध कब हुआ कोई पूछेगा तो 1518 में। किसके किसके बीच? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन हारा? इब्राहिम लोदी हारा, है ना। खानवा की लड़ाई 1527 में होती है जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है जिनमें जो है जीत बाबर की हो जाती है। बाबर की 4 गो महत्वपूर्ण लड़ाई है जो आपके एग्जाम में आता है। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 में खानवा का लड़ाई, 1528 में चंदेरी का लड़ाई और 1529 में घाघरा का लड़ाई, है ना। इसे आप ध्यान रख लेंगे। इसे अपन कैसे याद रखे हैं, है ना, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ, ऐसे याद रख लिए हैं बाबर के 4 लड़ाई। अब बाबर का जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुआ तो इसमें दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई जो 1857 तक मानी जाती है, बहादुर शाह जफर सेकेंड तक, है ना। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पूर्व फरगना के शासक हुआ करते थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। कहा जाता है कि इनमें दानशीलता की भावना छुपी हुई थी। बाबर को उनके इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया था। इन्होंने अपना डायरी बाबरनामा खुद ही लिखे थे। इनके अलावा चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं लेकिन ईस्वी का डिफरेंस है ना, एक साल का। 1539 में आपका चौसा का युद्ध होता है ना, और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। दोनों में सेम कैरेक्टर है, शेरशाह सूरी और हुमायूं। दोनों बार पटखनी हुमायूं को पड़ती है, किससे? शेरशाह सूरी से, है ना। जो फाइनल निर्णायक साबित हुआ ये 1540 वाला निर्णायक साबित हुआ और हुमायूं को गद्दी से बाहर, और शेरशाह सूरी ने नए वंश की स्थापना किया बीच में। उनका नाम है भैया सूरवंश। क्या नाम है? सूरवंश। शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम भी पूछा जाता है रेलवे में, फरीद खान कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फरीद खान कहते हैं। इनके अलावा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पे है? सासाराम के अंदर है, बिहार में है। और रुपया का प्रचलन जीटी रोड इत्यादि से शेरशाह सूरी का नाम जुड़ा हुआ है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे जो गवर्नर था। ये बंगाल का गवर्नर नहीं, खाली गवर्नर होगा। बंगाल का गवर्नर कहेगा तो वारेन हैंगस्टस होगा, है ना। वारेन हैंगस्टस जो है ये आपका बंगाल का गवर्नर था और खाली गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज के सेना की तरफ से नेतृत्व संभाले थे। इनके अलावा कुछ ही दिनों के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें त्रिगुटी सेना होती है, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की सेना, और उधर से जो है अंग्रेज की सेना। तो इधर से जो अंग्रेज वाला था ना वो था हेक्टर मुनरो। कौन था भाई? हेक्टर मुनरो। और इसी के बाद जो है इसमें भी हार होती है ना। तो फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है और इसमें रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि करते हैं। इलाहाबाद की संधि के नाम से पॉपुलर होते हैं। अब तक भारत में कितने ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो आगे चलकर प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए हैं? तो ये हैं 6 जने। 6 जन ऐसे हैं जो कभी न कभी सीएम के पोस्ट पर रहे, बाद में है ना पीएम तक पहुंचे और पीएम के रूप में सेवा दिए भारत को। ये 6 जन कौन है? मोरारजी देसाई साहब,
है ना। कौन है भैया? मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब के नाम एक और रिकॉर्ड है, दो और रिकॉर्ड है। 1977 में सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना, कि भाई कांग्रेस के इतर कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार बना तो वो है मोरारजी देसाई साहब। 1977 में जनता पार्टी के तरफ से, है ना, पीएम के लिए सेलेक्ट हुए थे। और जो रोलिंग प्लान की अवधारणा आया था ना, रोलिंग प्लान की अवधारणा आपका 1978 से 83 के लिए एडजस्ट किया गया था। ये इसी सरकार ने अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार ने ही तय किया था। लेकिन ये जो रोलिंग प्लान है ये 1980 में इंदिरा गांधी इन्हें ब्रेक करके छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के लिए लागू की थी। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लिंक करके पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। मोरारजी देसाई साहब इंडिया में सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों को 2024 में जो 5 जने को भारत रत्न मिला है, इनमें 2 चेहरे ये भी शामिल हैं, है ना। वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी, ये 6 जने हैं जिन्होंने पहले सीएम के तौर पे कार्य किए, बाद में पीएम भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के पद पे रहे, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति भी का कार्यकाल भी संभाले और उपराष्ट्रपति के पद पे भी रहे। तो ये जो है ये तीनों, जैसे होता है ना कि भाई की राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, उपराष्ट्रपति भी न रहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालेंगे। तो इन्होंने तीनों चीज को जो है संभाले हैं। इनके अलावा पहले निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति के बारे में आज बात कर लेते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति बहुत बार पढ़ लिए हैं, है ना। और कल हो के एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ के थोड़ी सेट करेगा, नहीं पूछ सकता है कि सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने वाला उपराष्ट्रपति तो राधा कृष्णन साहब थे। इनके विरोध में किसी ने भी जो है खड़ा होने की जरूरत न दिखाई। इनके अलावा एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है। तो अगर उपराष्ट्रपति कहेंगे, उपराष्ट्रपति में एक से अधिक जने हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन पहले की बात हमेशा होती है तो राधा कृष्णन साहब, और राष्ट्रपति में निर्विरोध नीलम संजीवा रेड्डी साहब। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है पश्चिम बंगाल राज्य में जो है आपका राज्यपाल के पद पर तैनात थे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ये जो है तमिलनाडु राज्य में राज्यपाल के तौर पे कार्यरत रह चुकी हैं। और ये जो फातिमा बीबी है इनका निधन हो गया था पिछले साल, इन्हें ध्यान रखेंगे। ये जो पद्म भूषण अवार्ड बांटे गए हैं ना 2024 में, तो एक नाम फातिमा बीबी का भी उस लिस्ट में आपको मिलेगा। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, ये जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल के तौर पे राजस्थान में कार्य कर चुकी थी। वर्तमान समय में भारत में एकमात्र महिला सीएम पश्चिम बंगाल में है ममता दीदी। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले अभी तक में कौन है? पवन चामलिंग। कहाँ का है? सिक्किम का। अगर कुछ दिन और बीजेपी के सरकार जो है उड़ीसा राज्य के अंदर नहीं बनता, कुछ दिन मतलब मुश्किल से 90 मतलब 6 महीना पकड़ लीजिए, 5 महीना, अगर 5 महीना और नहीं बनता ना किसी न किसी कारणवश से, तो सबसे ज़्यादा दिन तक सीएम के पोस्ट पे रहने का रिकॉर्ड जो है नवीन पटनायक के नाम हो जाता। लेकिन नवीन पटनायक अभी मुख्यमंत्री नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ दादा, उड़ीसा का जो है ना वर्तमान में सीएम कौन है ना, उड़ीसा के सीएम कौन है? तो सबसे अधिक दिन तक सीएम के पोस्ट पे पवन चामलिंग है और महिला में शीला दीक्षित हैं। इनके अलावा सबसे अधिक दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड ये जवाहरलाल नेहरू के नाम है, 17 बार झंडा फहराया में लाल किला में। इनके अलावा लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र ना बाबू राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाइड्रा में प्रजनन किस प्रक्रिया से होती है? देखिए प्रजनन कई प्रकार से होते हैं, है ना। जो एक तो आपका अलैंगिक भी होता है, फिर लैंगिक भी होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में कैसा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन अंग अलैंगिक और यौन दोनों से होता है, यानी आप इसे अलैंगिक और लैंगिक दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे यौन लिखा है, इसका मतलब लैंगिक समझिएगा। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रोसेस से हाइड्रा जो है प्रजनन करते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। हाइड्रा किस कुल के हैं? निडेरिया संघ का है, इसे अपन सिलेंट्रेटा भी कह देते हैं। निडेरिया संघ के बहुकोषीय जंतु है।
जिसमें डबल लेयर कोशिका पाई जाती है। इसमें कोशिका जो है 2 परत वाली होती है ना, द्विपरतीय कोशिका होती है, द्विपरतीय कोशिका होती है आपका किसमें, हाइड्रा के अंदर डबल लेयर वाली होती है। इसके अलावा ये बहुकोशिकीय है, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेल पाए जाते हैं हमारे अंदर, वैसे ही है। इसमें क्या फर्क है, ये अपन अलैंगिक भी कर लेते हैं प्रजनन और लैंगिक भी प्रजनन करते हैं। अगला जो पॉइंट है, एस्परजिलस को प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जानते हैं। जैसे ऐसे में कोई क्वेश्चन आपको बताऊं तो समझ में आए, जैसे बोलता है कि भाई है ना, रक्त कण का कब्रस्तान किसे कहा जाता है, वैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पे कि भाई प्रयोगशाला का खरपतवार किसे कहा जाता है, एस्परजिलस को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, साइकस को कहते हैं। किसे कहते हैं, साइकस को कहते हैं जीवित जीवाश्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फूल नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फूल होता है। अर्थात जिसमें फूल नहीं होता है ये कैसा पौधा है, अनावृत बीजी है ना, अनावृत बीजी है, अनावृत बीजी है। और जिसमें पौधे में फूल होते हो क्या होता है भाई, आवृत बीजी हैं। क्या भाई, आवृत बीजी हैं। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अब नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि अब जमाना हो गया है महंगा। पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था सबसे लंबी वृक्ष, तो आंसर होता था सिकोया। ये सिकोया जो है अनावृत में आ जाते हैं। और अगर आवृत में पूछेगा तो यूकेलिप्टस आंसर होता है, जिसे अपन सपेता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी जानकारी के लिए सबसे ऊंची पेड़ सिकोया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को याद रख लिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है, दोनों में स्पर्म शब्द जो है ऐड किया हुआ है। तो जिम्नोस्पर्म मतलब फूल नहीं देगा, एंजियोस्पर्म मतलब देगा। ठीक है, फूलों में मादा जननांग को स्त्री केसर या फिर इसे हम क्या कहते हैं, जो है आपका जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। ठीक है, और पुरुष जननांग को पुंकेसर कहते हैं या क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। ये दोनों ध्यान रख लेंगे, मादा जननांग और पुरुष जननांग को। आरबीसी का कब्रस्तान किसे कहते हैं, स्प्लीन तिलिहा या तिल्ली को कहते हैं आरबीसी का कब्रस्तान। अमीबा का प्रचलन अंग काफी पूछे जाते हैं, कूटपाद होते हैं। अमीबा में देखिए गुदा भी अनुपस्थित होता है, अर्थात ये मल वगैरह भी जो है ना त्वचा से ही त्यागता है, ऐसा समझिए। इनके अलावा यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका वाला जीव है आपका अमीबा। अभी आपने जो हाइड्रा देखा था वो मल्टी सेलुलर प्राणी था और ये जो है सिंगल वाला है। ठीक है, इनके अलावा अमीबा में प्रजनन जो है ये अलैंगिक विधि से होती है और हाइड्रा में कैसा हो रहा था, बोथ हो रहा था, लैंगिक प्लस अलैंगिक हो रहा था। युगलिना को क्या कहते हैं, पादप और जंतु के बीच का कड़ी कहा गया है। जैसे अगर आप सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहेंगे तो क्या किसे कहते हैं, वायरस को कहते हैं। वायरस को कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी। क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस में ऐसा गुण है कि अगर इसे आप बोतल में भर के रख दो तो ये डेड जैसा सोता रहेगा, कुछ नहीं खाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही किसी लाइव कोशिका के संपर्क में आता है वैसे ही अपनी असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ा उदाहरण आपने कोरोना को देखा होगा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया था, 2015 में। कब मनाया गया था, 2015 के अंदर पहली बार योगा दिवस मनाया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करना कि अभी स्वच्छता दिवस जो हम लोग मनाए हैं, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को जो मनाते हैं, है ना, तो पहली बार कब मनाया गया था। ये बात भी एक जो है क्वेश्चन है। एगो पूछे हैं हम कि उड़ीसा का सीएम कौन है, तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, याद दीजिएगा। लड़का लोग कितना हल्ला करते हैं। अगला है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये महर्षि गौतम है। न्याय के जंजीर के लिए हम किसे जानते हैं, जहांगीर को याद करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे, इन्हें ध्यान रख लेंगे। चरवाक दर्शन चरवाक। वैशेषिक दर्शन कनाद, कहाँ गए ये कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा, है ना, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा यहाँ पे लिख लीजिएगा बाद नारायण, नहीं लिखा है क्या, उत्तर मीमांसा बाद नारायण इधर लिखा है। तो ये भी रेलवे आपसे पूछता है। साथ ही साथ नदियों के प्राचीन नाम भी आपसे पूछते हैं। मैं किसी एक प्रश्न में नदियों के प्राचीन नाम वाला झंझट खत्म करूंगा। चलते हैं आगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली पुत्र गोसाल। कौन है भैया, मक्खली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBA
बीएम अधिनियम से संबंधित है। देखिए ये जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बजट मैनेजमेंट, इस प्रकार से प्रबंधन जो है मैनेजमेंट वाला जो है ये 2003 में जो आया था, मैंने बताया था, इसे कल ही बताया था शायद, ये वाला बात है ना, कल ही बताया था ना, कल ही बताया था। तो इन पे जो कमेटी काम किया ना, वो कौन सा कमेटी थे, तो ये जो कमेटी जो सुझाव दिए थे इनका नाम है एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति जो है एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित कमेटी है ना। 15वें वित्त आयोग में अध्यक्ष रह चुके हैं एनके सिंह साहब, और 16वें वित्त आयोग जो अभी गठन किया गया है उनमें अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया साहब को। जीएसटी से संबंधित जो समितियां हैं उनमें एक कलेकर समिति फेमस है। एमएफआई एनबीएफसी से संबंधित जो समितियां हैं मालेगाम समिति है। और ये क्या होता है एनएफआई एनबीएफ, जो ये मैक्रो लोन प्रदान करता है आपको, सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जो मैक्रो फाइनेंस कंपनी होता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट मतलब संबंध गरीबी से है। चिलैया समिति का संबंध टैक्स के मतलब ढांचे में सुधार से है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति से है। सिडबी की स्थापना आबिद हुसैन समिति से है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार किया गया था। तो ये कुछ समितियां हैं जो आपको है ना काम आएगा। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी के सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती को अपन याद करेंगे 1992 में जो है आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे ध्यान रख लेंगे। ये पंचायत से संबंधित है। इनके अलावा जो भाग 9 है पंचायत से संबंधित है, और आपका जो 11 है ना, ये भी आपका पंचायत से संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अनुसूची 11 हो जाएगा। और ये जो आपका अनुसूची 11 है इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय शामिल है। तो ये पंचायत से कुछ क्वेश्चन पूछता है। ये आर्टिकल 40 भी है और आर्टिकल 243 भी है जो पंचायत को रिलेट करेगा। ठीक है, आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी के अंतर्गत गिरता है, ये सीधे सीधे पंचायत की बात कहता है। 243 ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसमें एक एक पहलू पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, जो मैंने अलग से भी करा दिया है। सभी बच्चे से हिदायत जिनको रेलवे की एग्जाम देना है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट जरूर पूरा का पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टॉपिक वाइज में लगभग मेरे ख्याल में 60 से अधिक वीडियो होगा। छोटी छोटी वीडियो है, अच्छे से कर लीजिएगा, आपको एक अलग लुक मिलेगा, अंदर से जो है आपको अलग लेवल फील होगा। तो कर लीजिएगा, काम आवेगी। बाद बाकी जो कंटेंट आप हमारा लिए हैं उसे पढ़िए। जो ये आप रेलवे वाला देख रहे हैं इसे देखिए, है ना, बढ़िया होगा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीन। कौन सा है, देखिए पौधों की जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो ऑक्सीन है। बैलेंस करने वाला अपने शरीर में हार्मोन है इंसुलिन, है ना, जो अपने यहाँ क्या बैलेंस करते हैं, शर्करा को बैलेंस करते हैं। बौने पौधा को लंबा करने के लिए हम जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल करते हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है पौधों को वृद्धि करने के लिए कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जिब्रेलिन्स का करते हैं। पौधों में कोशिका विभाजन और विकास के चरण में, यानी जो बिल्ड होने में या जो सेल डिवीजन है उनमें मदद करता है कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, है ना। नाम से स्पष्ट है, साइटो का रूट वर्ड किसका है, कोशिका का, जैसे साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। तो इसी से आप पकड़ लेंगे अगर आप एसएससी की थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़े हैं तो। इनके अलावा पौधों में वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को रोकता है ना, दबाता है, तो ये कौन सा हार्मोन है भाई, इसका नाम है एसएब्सिसिक हार्मोन। ये वृद्धि दर को रोकता है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इनका नाम है एथिलीन। ये फलों को पकाने वाला हार्मोन है, लेकिन बाजार में लोग माने तब ना, लोग एसिटिलीन से भी फल को पका देते हैं। एक्चुअली इससे भी फल पकता है, लेकिन ये कई सारे जो है मतलब मायने में घातक है, इसीलिए इससे फल पकाना प्रतिबंधित है। एथिलीन से फल पकाया जाता है कृत्रिम रूप से। इनके अलावा पेड़ पौधों में फूल खिलने के लिए जिम्मेवार हार्मोन कौन है भाई, फ्लोरिजेंस। अब देखिए फ्लोरिकल्चर से अपन फ्लोरी पकड़ लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। एक्स्ट्रा बातें, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मैंने पढ़ा दिया है कि इसमें क्या क्या होता है। सेल डिवीजन अच्छे से बता दिया है, कितने चरण होते हैं, किस चरण में क्या क्या घटना घटती है, इसी रेलवे की क्लास में हमने बता दिया है।
फिर भी एक चीज याद दिला दूं, समसूत्री विभाजन जो है ये कायिक कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये आपका जनन कोशिका में होती है, और असूत्री विभाजन जो है ये अविकसित कोशिका में होती है। ये तीनों एक ही बात याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन जो है ये कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में, और असूत्री अ माने होता है नहीं, है ना, असूत्री विभाजन जो है जो परिपक्व कोशिका नहीं होते हैं यानी अर्ध विकसित कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन में कितने नए कोशिका का निर्माण होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन देते हैं 2, 3, 4, है ना, और 1। ये समसूत्री विभाजन में कितने नए कोशिका बनते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो बच्चे सीरियस हैं वो जरूर करेंगे भाई, ठीक है। चलिए, मैं पूरे दुनिया का ठेका थोड़ी लिया हूँ, है ना, जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें मैं पढ़ाता हूँ और पूरे दिल से पढ़ाता हूँ, और जो पूरे दिल से पढ़ लेगा वो जरूर सेटल हो जाएगा। ये तो मैं कहीं भी कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। मानव वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन जो निकलती है उसे ही अपन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ये मानव वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मानव शरीर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, जनर को भी बहुत प्यार है भाई क्रीम फेयर लवली वगैरह से, तो ये पूछते हैं कि स्किन का कलर किससे आता है, तो मेलानिन से आता है। जिसमें मेलानिन अधिक रहेगा तो गोरा हो जाएगा ना, नहीं, अधिक रहेगा तो कालापन सांवलापन आता है, और कम रहेगा तो गोरा हो जाएगा। जैसे मेरे अंदर कम है ना। इनके अलावा जो आपका एक आपका हेपेरिन पूछता है, हेपेरिन, तो ये जो है हेपेरिन, ये क्या होता है भाई, हेपेरिन क्या होता है, ये ब्लड क्लोट होने से रोकता है। अगर भाई ब्लड क्लोट न हो तो दिक्कत, बहुत ज़्यादा हो तो दिक्कत, तो सब चीज़ जो है अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना भैया। तो ये ब्लड क्लोट को रोकते हैं, मेलानिन त्वचा को कलर देते हैं। एसटीएच मानव वृद्धि हार्मोन है, ये एसटीएच पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या पीयूष ग्लैंड भी कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्ट होते हैं कि नहीं, डक्ट मतलब भाई नलिका होते हैं कि नहीं, तो नलिका नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन को रिलीज करता है, और हार्मोन जो है ब्लड में डायरेक्ट छोड़ी जाती है, और ब्लड में डायरेक्ट छोड़े जाने के कारण ही पूरे शरीर पे असर होती है, ठीक है मेरे भाई। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है ना, उनमें डक्ट की आवश्यकता होती है, चूंकि वो एंजाइम रिलीज करता है। इनके अलावा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, इसके ऑप्शन में आपको संसद मिल जाएंगे, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, और भी एक ऑप्शन रह सकते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति आंसर होगा। आपातकालीन संबंधित 3 आर्टिकल हैं, 352, 360, 356। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है कई प्रकार के हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, निलंबन शक्तियां हैं। जो मैंने आपको राष्ट्रपति का एक छोटा सा क्लास लेके 22 मिनट में अच्छे से समझा दिया हूं। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वह जरूर से जरूर देख लिए होंगे, इतना तो मुझे विश्वास है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित आज तक कोई भी एग्जाम हो, एक न एक क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आपसे पूछता है, तो इसीलिए जो है आपको वीडियो देख लेनी है। हाँ, तो ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। कार्यकारी शक्तियां हैं, भारत सरकार के जो भी कार्य होते हैं इनके नाम पर होते हैं। इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, है ना, इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके सदस्य की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष इत्यादि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति यही पावर का इस्तेमाल कर अर्थात कार्यकारी शक्तियां का इस्तेमाल कर करते हैं। विधायी शक्तियां हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के इन्हीं के द्वारा बुलाए जाते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद संसद को संबोधित करते हैं, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति के पास जो है बिल वगैरह जाते हैं, संसद के द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं फाइनल डिसीजन के लिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार की बिल पे किस प्रकार का रिएक्शन दे सकते हैं। कुछ एक ऐसा बिल है जिसपे ना तो हाँ मतलब ना कह सकते हैं, ना डिले कर सकते हैं, सिर्फ स्वीकार ही कर सकते हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसपे हाँ ना तो कह सकते हैं, लेकिन स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन ना नहीं कह सकते हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसपे स्वीकार कर सकते हैं या हाँ कह सकते हैं, लेकिन
होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सभी बातों को मैंने राष्ट्रपति वाले क्लास में बता रखा है, तो आप वहाँ से जाके टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में कर लीजिएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये 5 मिनट या 4 मिनट समय की होगा, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, एक बात है कि आर्टिकल 72 जरूर याद रखिए, ये क्षमादान से है, और राष्ट्रपति का आर्टिकल पे सीधे से आ जाता हूँ। राष्ट्रपति की जो पद है ये आर्टिकल 52 में है। मैंने 52 से 61 तक डायरेक्ट बता दिया है आपको। पकानी कोका दियोदसम है ना, तो 52 में पद हो गया। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हैं। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव का बात करता है। 55 में राष्ट्रपति चुनाव के तरीके की बात। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में चुनाव के लिए आहारता। 58 में चुनाव के लिए योग्यता। 59 में चुनाव की दशाएं, और 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ये पकानी कोका दियोदसम क्या होता है आप उसी वीडियो से अच्छे से समझ लेंगे राष्ट्रपति की बात। अब इसके बाद आता है कुछ एडिशनल आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां आर्टिकल 62 में है। 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य होल्ड करेंगे। 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाएंगे। राष्ट्रपति को क्षमादान इत्यादि की शक्ति प्रदान है आर्टिकल 72 में, और राज्यपाल को भी प्रदान है आर्टिकल 161 में। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मृत्यु दंड को जो है राज्यपाल पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकते, राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति का परामर्श सहयोग प्रदान करना 74 में। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि की बात है। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। 77 में भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। 78 में जो आपका राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री की दायित्व है कि जो भी काम होते हैं उनको बताएंगे, सूचना देंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब को। संसद के सत्रावसान या विघटन या भंग करना जो लोकसभा पे ही सिर्फ संभव है, यह आर्टिकल 85 में है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति, कोई भी जब संसद द्वारा विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजे जाते हैं, यह आर्टिकल 111 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा संघीय बजट जो संसद के समक्ष रखते हैं, यह आपका 112 आर्टिकल है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। लेकिन परामर्श ये मानेंगे या ना मानेंगे ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के विवेक पे। ठीक है, ये कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, इनके अलावा जो आपका साइना नेहवाल किस ओलंपिक में भारत के लिए मेडल प्राप्त की थी, तो 2012 में की थी साइना नेहवाल भारत के लिए मेडल प्राप्त। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन खेल में साइना नेहवाल जो है ना, बैडमिंटन खेल में साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीती थी, और बैडमिंटन में पहली बार जो है कोई महिला पदक जीत रही थी। ठीक है भाई, इनके अलावा तो साइना नेहवाल मैडम हो जाएगी। साइना नेहवाल ने 2010 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला कौन है भाई, तो रूपा उन्नीकृष्णन मैडम है ना, रूपा उन्नीकृष्णन मैडम। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रमंडल में गोल्ड प्राप्त की थी, और राष्ट्रमंडल में गोल्ड प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष मिल्खा सिंह। साइना नेहवाल को भारत सरकार के द्वारा 2016 में पद्मश्री भी दिए गए हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला सबसे पहली कर्नो मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में प्राप्त करी थी। प्रथम व्यक्तिगत पदक जो है केडी यादव आज़ादी के बाद 1952 में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में। प्रथम व्यक्तिगत रजत 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ एथेंस ओलंपिक निशानेबाजी में, और प्रथम व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक निशानेबाजी में 2008 में। अब जो ओलंपिक में मेडल जीते हैं इनका यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। तो पहला ओलंपिक में नॉर्मन प्रिजार्ड नामक आदमी ने 1900 में 2 रजत जीते थे, और 1 गोल्ड जीते हैं नीरज चोपड़ा ओलंपिक में है ना 2020 में। तो ये एथलेटिक्स की बात हो रही है कि एथलेटिक्स में कौन कौन से पदक आए। 2024 में आपका नीरज चोपड़ा जो है कौन से जीते, तो रजत जीते थे है ना, रजत जीते थे आपका भाला फेंक के अंदर, और 1 रजत इंडिया जीते ही है बड़े मेडल में। बाद बाकी 5 जो है लोअर मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। ओवरऑल 6 मेडल जीता है इंडिया ने 2024 के अंदर। बॉक्सिंग के अंदर 3 में ब्रॉन्ज मेडल है ना। 2024 से पहले की ही डाटा पूछेगा, 2024 का भी पूछेगा, तो मैं एक वीडियो में 2024 वाला ओलंपिक की चीज ले आऊंगा। बॉक्सिंग में 3 मेडल है, बॉक्सिंग में 2020, 12, 8 में। तो सबसे पहले 20 में लवलीना बोरगोहेन ने जीती थी आपका बॉक्सिंग के अंदर, 2012 में मैरी कॉम, और 2008 में विजेंदर सिंह। तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर ये जो
पिछला जीता हुआ चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। और इसे उठाने की क्यों है भाई ऐसा जो है आपका चुल मची हुई, तो इसलिए उठाते हैं कि ये जो भाई साहब लोग हैं, ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ये किसी न किसी वजह से चर्च में आते रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पड़ता है वो अपने ऊपर पड़ जाता है एग्जाम में, और अपने को सॉल्व करना होता है। तो अपने को पहले से ही पढ़ के रखना होता है, ठीक है। जैसे अभी आपका जो गार्जियन के रूप में पेरिस ओलंपिक में तय हुआ था, तो अभिनव बिंद्रा से पहले तो दूसरे के लोगों को तय किए थे ना, तो वो मना कर दिए। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आ जाएगा। तो चर्च का विषय जो कुछ बनता है एग्जाम में आ जाता है। इनके अलावा बैडमिंटन 1 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल है 2024 से पहले। यहाँ पे पीवी सिंधु है ना, पीवी सिंधु 20 में, और फिर जो है पीवी सिंधु 16 में भी, और साइना नेहवाल 12 में। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। तो साइना नेहवाल 12 में ना जीता है जी, 16 आंसर लिख दिए हम। क्या 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड, नहीं तो गलती हो जाएगी। नहीं 12 ही लिखा है भाई, है ना, बवंडर थोड़ी करना है यार, है ना। इनके अलावा शूटिंग में यहाँ पे गगन नारंग, विजय कुमार, अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर। इन लोगों की ईस्वी तो बहुत नवीन है, क्योंकि व्यक्तिगत है तो ज़्यादा फेमस है, अपने को याद ही है, 2004 और 2008, है ना। इनके अलावा 2012 में जो है और याद रख लेना है गगन नारंग और विजय कुमार को। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, कर्नो मल्लेश्वरी 2000 में, और मीराबाई चानू तो अभी जीते हैं टोक्यो ओलंपिक, माने पिछला ओलंपिक में, तो ऐसे ही याद रहेगा 20 में। टेनिस में ओलंपिक में 1 को पदक जीता गया है लिएंडर पेस के द्वारा, अटलांटा ओलंपिक, ये अटलांटा के अंदर हुआ था, 1996 में जीते थे ब्रांज मेडल। इनके अलावा इंटरनेट या मल्टीमीडिया के क्षेत्र में VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। SNMP का होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन्हें ध्यान रख लेंगे। RFID ये होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। प्रोम का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेरा कई सारे चीज़ में आवाज़ अटक जाता है, तो इतने बातों का इग्नोर कर लीजिएगा दोस्त मेरे, भाई मेरे, बहन मेरे, है ना। इन चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठेगा। कई सारे ऐसे चीज़ है जिसमें मेरी जुबान खुलती ही नहीं है ना। अब मैं क्या करूँ। इनके अलावा प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल, देखिए अब मैं यहाँ ये नहीं बोल पा रहा हूँ। रीड ओनली मेमोरी प्रोग्रामेबल, है ना। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक चीज़ और मुझे सुधार करना है कि जहाँ भी चर्चा बोलना होता है मैं शायद चर्च बोल देता हूँ, एक बच्ची ने कमेंट किया है, ठीक है, इसे मैं ध्यान रखूँगा, है ना। इनके अलावा विद्युत मोटर फ्लेमिंग के डॉट हस्त नियम पर आधारित होते हैं। तो ये बाम नियम पे, विद्युत के बाम नियम पे जो है, मतलब फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल जो है उस पे मोटर कार्य करता है, और राइट हैंड रूल जो है इस पे आपका जनरेटर काम करता है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन राइज होती है, खास करके रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। विद्युत मोटर क्या होती है? सबसे पहले एक युक्ति होती है जिसमें जो है चालक की कॉइल लगी होती है, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करता है वो घूमना, रोटेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन प्राप्त हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम देते ही हैं उसमें, ठीक है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, यानी विद्युत लेकर के रोटेट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जैसे काम करता है। यह विद्युत ऊर्जा विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन भैया? विद्युत मोटर। इनके अलावा विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार कार्य करती है। डायनेमो में ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होती है। अब देखिए जैसे मोटर में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी दो और इधर से यांत्रिक ऊर्जा लो। अभी डायनेमो या जनरेटर में क्या होता है कि भाई यांत्रिक ऊर्जा दो और इधर से जो है विद्युत ऊर्जा लो, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, तो इसीलिए लिखना जरूरी है। इनके अलावा यहाँ पे आपका फ्लेमिंग के बाम हस्त और दाएं हस्त नियम का जो है इमेज दिख रहा है। पहले वाला बायां साइड बाम हस्त का है और दायां साइड वाला दाम हस्त का है। दोनों में जो है अंगूठा और निचला यानी तर्जनी के नीचे वाला अंगुली दोनों का सेम ही रहता है ना। पहला और तीसरा जो है दोनों का सेम ही रहता है। अंगूठा जो है बल या गति को दर्शाता है, यहाँ पे मोशन मतलब गति, यहाँ पे बल, दोनों को सेम चीज पढ़ेंगे। तीसरा वाला जो है विद्युत धारा को दर्शाता है, तो यहाँ पे धारा। दूसरा वाले में प्रॉब्लम है, दूसरा वाले जो है बाम हस्त के नियम में सिर्फ क्षेत्र बताता है और दूसरा वाले दाएं हस्त के नियम में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। यहाँ पे दिशा लिखना जरूरी है। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बताती है। तो इतना छोटा सा डिफरेंस है बाएं हाथ का रूल में और दाएं हाथ के रूल में। इनके अलावा विद्युत जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर चाहे डायनेमो दोनों सेम ही रूपांतरण करता
करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर या डायनेमो जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर कार्य करती है। स्प्रेयर बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने स्प्रेयर जरूर देखा होगा, अरे ब्याह शादी में सेंट नहीं छीटने के लिए पहले रहता था, अब ना डिओड्रेंट मार लेते हो, क्या बोलते हैं उनको। इनके अलावा हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आपने देखा होगा, बड़े बड़े क्रेन से जो ब्रिज वगैरह बनते हैं तोड़ते रहते हैं पत्थर को। इनके अलावा या फिर टेलारी सीधे उठा देते हैं, ये सब देखे होंगे। कर्नाटक के धर्मराज स्वामी मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करगा महोत्सव। केरल के भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल महोत्सव। खाली पोंगल महोत्सव कहेगा तो, खाली पोंगल त्योहार कहेगा तो तमिलनाडु हो जाता है। केरल में भी अट्टुकल पोंगल होता है। असम के कामाख्या मंदिर परिसर में अंबुबाची मेला लगती है, इसे ध्यान रखेंगे। कोणार्क नृत्य महोत्सव कहाँ पे लगता है? कोणार्क मंदिर में, और ये कहाँ पे है? सूर्य मंदिर है कोणार्क वाला, उड़ीसा में। इसे क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष कोलकाता में सागर द्वीप, जिसे जहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम है ऐसा माना जाता है मतलब मैं तो गया नहीं हूँ तो मैं मानूंगा ही, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ भाई कि कितने दूर है ये, है ना। तो वहीं पे है कपिल मुनि के आश्रम के पास जो है बंगाल की खाड़ी और गंगा की जलधारा का मिलन होता है। यहाँ पे आपका गंगा सागर मेला लगती है, ये मकर संक्रांति के समय लगती है। केरल में मकर संक्रांति के अवसर पर अयप्पा मंदिर में मकर विलक्कू का त्योहार मनाया जाता है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये चोल काल का उत्कृष्ट नमूना है, जो कहाँ पे है? तंजावुर में है, जिसे राजराज चोला ने बनवाया था। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रॉस बाकर थे, ठीक है। रॉस बाकर नाम से लग रहा है कि भाई ये अंग्रेज होंगे, तो ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कहेगा तो एच के कृपलानी होगी। कौन है भैया? एच के कृपलानी होगी। जैसे आरबीआई में प्रथम अध्यक्ष ओसबर्न सिमिथ, प्रथम भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख। तो आरबीआई और यूपीएससी, भाई यूपीएससी अभी बहुत चर्चा में रहा था, आपको पता ही होगा, है ना। तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष याद रख लियो, है ना। तो यूपीएससी का स्थापना यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ था। इंडिया में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय अध्यक्ष पहले यूपीएससी का बता दिए, एच के कृपलानी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह थे। कौन थे भैया? लोकेश्वर सिंह, एनजीटी के हो। इनके अलावा भारतीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवार, यह भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन? महान्यायवादी, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। संसद के कार्यवाही में बैठ सकते हैं, लेकिन चुनाव बाद वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्षा जयंती पटनायक मैडम। बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष आर ग्रेंट गोवन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिनी है। जो भी घरेलू श्रृंखला होती है क्रिकेट का, इसे कौन संचालित करते हैं? तो बीसीसीआई करते हैं। भारतीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। इनकी स्थापना 1927 के अंदर किया गया था। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ कथा कथित सागर के लेखक लेखिका कौन है? तो ये है सोमदेव। किरातुरिचार्चियम भवभूति, है ना, भवभूति। इनके अलावा जो उत्तर रामायण है ना, उत्तर रामायण, इनके लेखक कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, उत्तर रामायण के, है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये दंत कथा की पुस्तक है पंचतंत्र ना। इनके अलावा न्याय भाष्य वात्स्यायन और जो कामसूत्र है वो भी वात्स्यायन ने लिखे हैं। न्याय मंजरी जयंत ने लिखे हैं। नीतिसार कमंडक ने लिखे हैं। मालती माधव भवभूति ने लिखे हैं। उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखे हैं। यहाँ पे क्या पूछूं, लिखा ही है। तो यहाँ देखिए ये भवभूति जो है ये 3 जगह हो जाएंगे, मालती माधव, उत्तर रामचरित और किराता जुनियम, है ना। कामसूत्र यहाँ भी वात्स्यायन लिखे हैं। कोक शास्त्र कोका पंडित, इस प्रकार से मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। गीत गोविंद के लेखक जयदेव सेन वंश के काल में थे। काव्य दर्शक दंडी, है ना। 10 कुमार चित्र दंडी। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। बृहत संहिता बराहमी ही खगोलज्ञ थे। बृहत्थरि शास्त्र बृहत्थरि। चरक संहिता चरक। कथा सरित सागर सोमदेव। तो ये कुछ प्राचीन ग्रंथ है, क्योंकि इस बार के एसएससी के जो एग्जाम हुए CHSL के, उसमें ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ निकाल के ला रहे थे। इनके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष साहब को दिया गया, है ना। अमिताभ घोष को 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया। ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना 61 में हुई थी, लेकिन प्रथम प्राइज 65 में आया था। और प्रथम प्राइज के विजेता कौन थे? जे शंकर कुरूप। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है भाई। दुर्गा पूजा का समय है, नीचे पूजा पाठ हो रही है, तो थोड़ा बहुत माता जी की गाना से जो है डिस्टर्ब नहीं होइएगा। इनके अलावा जो है ये भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी, प्रथम श्रुति पत्र के लिए,
हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत साहब को दिया गया था। उर्दू भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में फिराक गोरखपुरी साहब को दिया गया था। संस्कृत भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में सत्यव्रत शास्त्री साहब को दिया गया था, है ना। वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2024 में रिसीव हुए हैं तो ये जगत गुरु रामभद्राचार्य साहब जो कथावाचन करते हैं, और आपका जो है गुलजार साहब जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कवि हैं, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के वर्तमान समय में राशि जो है 11 लाख रुपया है। एगो देवी की प्रतिमा और एक आपका जो है प्रशस्ति पत्र दी जाती है। अमिताभ घोष के किताब में द शैडो लैंड, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, इस प्रकार से मैंने बताया इनकी किताब में नेचुरल चीज का जिक्र होता है, रिवर ऑफ स्मोक, है ना। तो ये जो है इनके प्रमुख है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, प्रथम महिला किरण बेदी। लेकिन अगर प्रथम संगीतज्ञ महिला जिन्होंने रायमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त की तो एम सुब्बा लक्ष्मी हो जाएगा। एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को ही सबसे पहले भारत रत्न जो है संगीत के क्षेत्र में दिया गया, है ना। और ये कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी और इन्हें कर्नाटक संगीत की महारानी भी कहा जाता है। वर्ष 2024 के लिए 5 विभूतियों को जो है आपका क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। अब देखिए ये प्रश्न जो है अगला वाला, ये वन लाइनर फॉर्म में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब जितने भी कथन लिखे हैं ना सब सत्य है, बस एगो लास्ट में सत्य या असत्य है, ये आपका आत्मा कहेगा। चलिए तो यहाँ पे हमने अल्फाबेट के 26 वन लाइनर रख दिए हैं ताकि आपको अलग से ज़्यादा चीज़ों को करवा पाऊँ। भूकंप में 3 प्रकार के तरंग होते हैं भैया, PSL एकदम सही है। कौन कौन से होता है भैया, PSL प्राइमरी सेकेंडरी लव तरंग में थोड़ा सा खासियत क्या है कि भाई ये सिर्फ नीचे की तरफ ही गमन करते हैं, ये ऊपर की तरफ झटका नहीं मारते हैं। और P और S क्या करते हैं, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। P S और L में सबसे ज़्यादा तेज कौन है, तो सबसे ज़्यादा तेज P है, उससे थोड़ा कम S है और उससे थोड़ा कम L है। और खतरनाक सबसे ज़्यादा L है, उससे कम खतरनाक S है और सबसे कम खतरनाक P है। ठीक है। इसके अलावा ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के कारण आती है क्या, तो हाँ, तो इनमें तीनों का जो है रोल होता है ज्वार भाटा आने में। ज्वार भाटा कहाँ आते हैं, नदी में ना, नहीं भाई समुद्र में आती है। इनके अलावा प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को क्या होता है, उपसौर होता है, और 4 जनवरी को क्या होता है, अपसौर होता है। क्या सही है, एकदम सही है भाई। उपसौर मतलब सूर्य अपनी स्थिति से थोड़ा कम दूरी पे आ जाना पृथ्वी के तुलना में। अपसौर मतलब पृथ्वी के तुलना में सूर्य थोड़ा ज्यादा दूरी पे भाग जाना। ठीक है। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, उपसौर होता है 3 जनवरी को। सभी मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है, जो वायुमंडल के सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो सभी मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है, एकदम सही है ना। और देखिए जो ओजोन परत है ये क्या समताप मंडल में स्थित है, एकदम सही है, दोनों बात सही है। भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है सेकेंड स्थान पे, दूसरे सबसे अधिक लाल मिट्टी तो एकदम सही है। पहला सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी 44%, दूसरा लाल मिट्टी 18% तक, तीसरा काली मिट्टी 15 से 16-17% तक। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। इनके अलावा F पॉइंट पे आते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास निम्न दाब क्षेत्र होता है, एकदम सही है। भूमध्य रेखा के आसपास जो ITCZ जोन होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, तो एकदम सही हो जाएगा। गरजता चालीसा प्रचंडा पचासा, ये पछुआ पवन है क्या, एकदम पछुआ पवन का उदाहरण है। गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता साठा भी एक होता है। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पछुआ पवन का उदाहरण हो जाएगा। नक्शा पर समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं क्या, सोचिए। हाँ एकदम सही है भाई, 100% आइसो हाइट ही कहते हैं। मैंने बताया है कि 2 समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले के जैसा इसका नाम हो जाएगा भाई। हाइट मतलब ऊंचाई होता है, लेकिन ये वर्षा के लिए होता है। और समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, है ना, नक्शा पे क्या कहते हैं, आइसो हाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो हाइप्स कहते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब हरियाणा में शीतकाल में वर्षा होता है, हाँ जी होता है। कहाँ से उठता है पश्चिमी विक्षोभ, है ना, भूमध्य सागर से। वृष्टि छाया प्रदेश पर्वतीय वर्षा के साथ जुड़ा हुआ शब्द है जी, एकदम सही है। ये आपका पर्वत है और यहाँ से जो उठता है ना, तो इसमें टकरा के इसी साइड जो वर्षा हो जाती है, तो ये कहा जाता है पवना विमुख ढाल। क्या कहा जाता है भाई, पवना विमुख ढाल पे वर्षा हो जाती है पर्वतीय क्षेत्र में। और इसके अपोजिट साइड जो वर्षा नहीं हुआ उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये जो है पर्वतीय वर्षा के साथ एकदम मैच खाता है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में खनन क्षेत्र है जी सर, तांबा के लिए है ना। तांबा का उत्पादन वर्तमान में MP ही सबसे ज्यादा करती है। टोर्नेडो तूफान में चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है ना भाई। टोर्नेडो तूफान चक्रवात, हाँ सही है भाई। टोर्नेडो
तूफान, हरिकेन वगैरह, ये सब चक्रवात जो है, चक्रवात में हमेशा निम्न दाब होता है और प्रति चक्रवात में जो है उच्च दाब होता है। यूरोप दुनिया का छठा सबसे बड़ा महादेश है, एकदम सही है। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, छठा हो जाएगा यूरोप। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है क्या? जी सर, ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्या है? पठार और जो झाड़ी है उनकी जो है समानांतर रूप से एक श्रेणी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और जो काला पर्वत है, जो ब्लैक फॉरेस्ट है, वो कहाँ पे? जर्मनी में है ना। सौरमंडल, अच्छा, जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे। सौर मंडल में सूर्य ग्रह को पीला ग्रह कहते हैं सर, एकदम पीला ग्रह कहते हैं इसे। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लूसीफर ग्रह, पृथ्वी का बहन, सबसे चमकीला तारा, सब कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसके अलावा वायुमंडल में सौर पवन के घर्षण से अरोरा बोरस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना होती है क्या? एकदम होती है। जो वायुमंडलीय पवन है और सौर पवन है, दोनों के घर्षण से जो आग की लपट निकलती है, जो चमकीला होता है, अरोरा बोरस कहलाता है। ये घटना एकदम सही होती है। जलवाष्प का तरल अवस्था में बदल जाना संघनन कहलाता है क्या? जी सर, संघनन कहलाता है। जलवाष्प को तरल अवस्था में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म धारण कर लेता है, तो उस प्रोसेस को जो है संघनित होना कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक विचलन जलवाष्प दर्शाता है क्या? एकदम सही बात है। ग्रीन हाउस गैस जितने भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, N2O हो गया, इसके अलावा जलवाष्प हो गया, मीथेन भी हो जाएंगे, तो ये जो भी ग्रीन हाउस गैस है ना, उनमें जो है सबसे ज्यादा विचलन प्रदर्शन कौन करता है भैया? जलवाष्प करता है। भारत के पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जी एकदम सही। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है भाई। इनके अलावा पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है क्या? जी एकदम सही बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से हमेशा अधिक है। पश्चिमी घाट की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा। पश्चिमी घाट में ज़्यादातर राज्य भी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर पश्चिमी घाट की बात हम करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अलावा और आएंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इतने राज्य इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन पूर्वी घाट में आएंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र होगा, इसके अलावा आपका जो है आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा हो जाएगा, और कहाँ कोई होगा, क्योंकि तेलंगाना तो तटीय में पड़ता नहीं हो, तो बीच में चला जाता है ना, तो इतना ही होगा। इसके अलावा अमेजन नदी फिलबेरो से निकलती है क्या? बिलफेरो, है ना। अमेजन नदी बिलफेरो से सही में निकलती है। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी होगा, जो कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। भारत के तटरेखा की लंबाई में सबसे अधिक तटरेखा वाली जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है क्या? जी सर, सबसे लंबी तटरेखा की लंबाई जो है यह अंडमान निकोबार की है, जो 1200 किलोमीटर से भी अधिक है। अगर राज्यों में बात करेंगे तो गुजरात सबसे टॉप पे हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूरा इंडिया में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की तटीय रेखा सबसे लंबी है। हिमालय के सबसे नवीन भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं क्या? जी सर, हिमालय के सबसे नवीन भाग को जो है सौदर्न मोस्ट पार्ट है, इसे शिवालिक कहते हैं। डेक्कन के पठार का विस्तार त्रिभुजाकार है क्या? एकदम सही है। डेक्कन के पठार और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये दोनों की जो बनावट है लगभग त्रिभुजाकार है। इसके अलावा जो डेल्टा होता है, डेल्टा, इसका भी जो शेप होता है ना, ये भी त्रिभुजाकार ही होता है। जनगणना 2011 मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी क्या जनाब? जी सर, सबसे अधिक था मेघालय का और सबसे कम था नागालैंड का। 26वां क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत किया है या सही किया है, ये अपने आत्मा से पूछिएगा। हम टुडे एग्जाम की रेगुलर वीडियो देखते हैं, है ना, देखिएगा तो आपका भला होगा, नहीं देखिएगा तो मैं एक बार कह सकता हूँ अब हाथ पकड़ के थोड़ी दिखवा सकता हूँ। वर्तमान में महिला विकास मंत्रालय में मंत्री कौन है? तो भाई अन्नपूर्णा देवी, है ना, क्योंकि इस बार पता है आपको स्मृति ईरानी को जो है ये वाला पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो पहले याद कर रखे हैं वही एग्जाम में डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह को पोस्ट मिला है भैया सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बहुत पूछा जाता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक है, इनके अलावा एक और है यहाँ, प्रताप राव जाधव शिवसेना से है, आयुष मंत्रालय के हैं। जयंत चौधरी शिक्षा मंत्रालय से हैं। जयंत चौधरी, एक सेकेंड, जयंत चौधरी शिक्षा मंत्रालय से गलत लग रहा है क्या? धर्मेंद्र प्रधान था ना, बदल गया क्या? ये कुछ गलत टाइप कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हाल फिलहाल देखा नहीं हूँ, इसका मतलब बिल्कुल अपडेटेड तो नहीं, ऐसा कुछ हो गया है ना। ये जयंत चौधरी देखिएगा जरा, है ना, देखिएगा जरा इस चीज़ का, या फिर मैं कमेंट पिन कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं जो है शिक्षा मंत्री में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे। प्रहलाद जोशी भाजपा के हैं, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के हैं। जुरेल ओराव, इसे ध्यान रखेंगे, इसे VVI कर लेंगे जुरेल ओराव को,
क्योंकि जो जनजातीय मंत्री है ना, अपन मुंडा साहब याद रखे थे, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे, अब बदल गए हैं। गिरिराज सिंह को भी याद रखेंगे क्योंकि गिरिराज सिंह पहले जो है पंचायत विभाग में हुआ करते थे, अभी टेक्सटाइल मंत्री हो गए हैं यहाँ पे। अश्वनी वैष्णव ये रेलवे तो बने हुए हैं, रेलवे में आप कई बार इनको चर्च में भी दिखे होंगे तो ऐसे ही याद होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दूरसंचार मंत्रालय है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री एज इट इज बने हुए हैं, पिछले कार्यकाल में भी थे। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति पर्यटन मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी से मेन क्वेश्चन था महिला विकास मंत्रालय। किरण रिजिजू ये आपका जो है संसदीय कार्य व अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय हैं। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन। जरा शिक्षा वाला जरूर देख लीजिएगा, है ना। शिक्षा वाले के लिए मैं कमेंट पिन कर दूंगा। अब इतने ज़्यादा अपडेट मतलब ये अगर कुछ दिन पहले हुआ तो ठीक है, नहीं तो शिक्षा मंत्री तो प्रधान साहब थे भाई, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो आप हमारा बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप छोटी सी पे करके जो है कंटेंट को बाय कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।